तो डिस्कशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है यहाँ से हमारी यहाँ डिस्कशन स्टार्ट है। जैसा कि आपको पता है, इसके जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए थे, कौन सा चैप्टर आपने कहाँ से करना है। सिमिलरली आपको बीएड का भी बता दिया गया है और इंग्लिश का भी बता दिया गया है कि आपने जो है इंग्लिश के कौन सा पोर्शन जो है तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो, जो टेक प्लेस करें इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है मेरा बच्चा वो क्या है, ज्यादा है किसके मुकाबले में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। लाइक ए है आपके पास, कोई रिएक्टेंट है आपके पास ए रिएक्टेंट है आपके पास, ए प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट है आपके पास। ये आपके पास अगर कन्वर्ट हो रहे हैं 2C+D के अंदर, यहाँ पे रिएक्टेंट के एक मोल 2 मोल है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 2+1 3 मोल है। तो ऐसा रिएक्शन जो इन टेक प्लेस हो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो तब जो है आपके पास कौन सी कंडीशन जो है वो ठीक होगी। आसान अल्फाज में, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो कौन सी कंडीशन जो है इसमें करेक्ट है, के पी ग्रेटर देन के सी, के पी लेस देन के सी, के पी इज इक्वल टू के सी, या नन ऑफ दिस। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा नोट्स के अंदर, गिवन था आपके पास कि के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। ये फार्मूला जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन जो है वो आपके पास क्या है, डेल्टा एन है मेरे बच्चा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास ज्यादा होंगे, लेट्स सपोज नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आपके पास 3 है, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट आपके पास क्या है, 2 है। प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है रिएक्टेंट के, तो डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी। अगर डेल्टा एन की वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर 1 पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ, तो आर टी की पावर 1 वो 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि के पी जो है वो आप क्या है, के सी से बड़ा है। कितने टाइम बड़ा है, आर टी। अगर के सी को मल्टीप्लाई करें आर टी से, तब वो इक्वल होगा किसके, के पी के। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के मुकाबले में, हमेशा आपने याद रखना है कि के पी ग्रेटर होगा के सी से। यहाँ पे आप देख रहे हैं के पी इक्वल है किसके, के सी इंटू आर टी के, क्योंकि प्लस में आ रही है, डेल्टा एन की वैल्यू प्लस में आ रही है। अगर केस आपके पास ये हो, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास कौन सा है, फर्स्ट वाला जो है वो राइट ऑप्शन। जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के मुकाबले में, तो के पी ग्रेटर देन के सी होगा। अगर केस आपके पास ये आए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास, लेट्स सपोज प्रोडक्ट के मोल जो है वो आपके पास 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल्स आपके पास 4 हैं, जवाब किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी आपके पास। -2 का क्या मतलब है कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर, अगर ऊपर माइनस में है इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, आर टी स्केयर। इसका मतलब ये हुआ कि के पी के सी के इक्वल तब होगा जब आप के सी को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करें। इसका मतलब ये हुआ कि के सी बड़ा है किससे, के पी से। ये हम यूं भी कह सकते हैं के पी लेस देन है आपके पास किससे, के सी से। और जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल आ जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तब आपके पास क्या रिलेशनशिप होगा, तीनों कंडीशन आपने याद रखनी है। वो कोई भी कंडीशन जो है इस हवाले से आपसे पूछ सकता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा एन की वैल्यू मेरा बच्चा क्या आ जाएगी, आपके पास 0 आ जाएगी। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, लेट्स सपोज नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट भी 2 है रिएक्टेंट भी 2 है, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 आएगी। अगर किसी चीज की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, आर टी की पावर 0 वो 1 के इक्वल है। तब क्या होगा आपके पास, के पी इज इक्वल टू के सी। तो ये तीनों कंडीशन जो है आपने याद रखनी है। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, के पी इज इक्वल टू के सी, फर्स्ट relationship. Second relationship, Kp, if number of moles of product is greater than number of moles of reactant,
देन केपी इज ग्रेटर देन केसी। प्रोडक्ट के मोल ज्यादा तो केपी ज्यादा, प्रोडक्ट के मोल कम तो केपी कम, ऐसे आप याद रख लें इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर क्या था आपके पास? ए था आपके पास। मैं चेक कर रहा था, काफी लोगों ने जो है इसको ठीक लगाया है, एक दो बच्चों ने जो है इसमें गड़बड़ी जो है वो की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज। अगर रिएक्शन आपके पास इरिवर्सिबल होगा तो इक्विलिब्रियम कैसी होगी? एस्टेब्लिश्ड क्विकली, एस्टेब्लिश्ड स्लोली, नेवर एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश्ड व्हेन रिएक्शन स्टॉप। हाँ, तो क्या लगाया आप लोगों ने इसका? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर, क्या इसका आपने राइट आंसर लगाया है? अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा, शाबाश, हीरा जो है बिल्कुल ठीक लगाया। डी, डी कैसे लगा दिया? आरफा डी कैसे हो गया इसका? एस्टेब्लिश्ड व्हेन रिएक्शन स्टॉप, नहीं बच्चा देखो, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है आपके पास ए और बी, लेट्स सपोज सी में जा रहा है, एरो आपको बता रहा है ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट में ही रहेगा, वो रिएक्टेंट में नहीं आएगा। अगर रिएक्शन आपके पास इरिवर्सिबल हो, यूनिडायरेक्शनल हो, तो उसमें तो इक्विलिब्रियम कभी एस्टेब्लिश नहीं होगा। उसमें तो कभी भी आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। इक्विलिब्रियम आपके पास किस रिएक्शन में एस्टेब्लिश होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश होता है। तो अगर आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें कभी भी आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। कॉमन सा एमसीक्यूज था, कॉमन। नेक्स्ट है आपके पास, जल्दी से बताइएगा, व्हाट आर द यूनिट्स फॉर, यूनिट क्या है इस इक्वेशन के लिए? नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। यूनिट क्या होंगे? मोल पर डी, मोल इंटू डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, डीएम क्यूब पर मोल, या नो यूनिट्स? शाबाश, बाकी भी बताओ क्या लगाया है इसका? ए बी सी डी क्या लगाया? शाबाश, शहर ने नो यूनिट्स लगाया, आरफा ने नो, हीरा ने नो, बाकी भी बताओ शाबाश। तो यूनिट्स जो है आपके पास क्या होता है कि, यूनिट्स क्या होते हैं, किसके इक्वल होते हैं? प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है आपके पास? NO2 है, NO2 है आपके पास, NO2 है, तो यूनिट क्या होंगे इसके? मोल इंटू डीएम क्यूब का स्केयर आ जाएगा आपके पास। इधर यूनिट क्या होंगे आपके पास? एक नाइट्रोजन मोल इंटू डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पे भी क्या होंगे कंसंट्रेशन के यूनिट? मोल पर डीएम क्यूब। तो ये डीएम क्यूब, ये डीएम क्यूब इससे कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट होंगे तो कोई भी यूनिट जो है वो आपके पास नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है, डेल्टा जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर आपके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया बन रहा है और हीट जो है इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। वो कह रहा था इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप जो है ये चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, प्रोडक्ट साइड पे मूव करे, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? प्रोडक्ट साइड पे कैसे भेज सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, by decreasing the pressure, by decreasing the concentration of nitrogen and hydrogen, by increasing pressure and decreasing temperature। शाबाश, क्या लगाया आप लोगों ने इसका? जल्दी से बताइएगा, मुझे अंदाजा हो जाए क्या लगाया आप लोगों ने। शाबाश, हीरा ने ठीक लगाया। बाकी अगर पॉसिबल हो तो डायरेक्ट आप मैसेज करेंगे ना, वो कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए समझना। यहाँ पे जो है एवरीवन की बजाय डायरेक्ट भेजेंगे तो मुझे पता लगेगा बाकियों ने क्या लगाया है। शहर ने गलत लगाया है, और बाकियों ने क्या लगाया है? देखो ये रिएक्शन जो है आपके पास हैबर प्रोसेस है जिसमें आप अमोनिया सिंथेसाइज करते हो। वो कह रहा है अगर आपने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो आप क्या करें? बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया? नहीं, अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन तो आपके पास फॉरवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो इंक्रीज करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर,
प्रेशर को डिक्रीज करेंगे आप, प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, फिर भी आपके पास रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। थर्ड, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर देंगे फिर भी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपने रिएक्शन को आगे धकेलना है, आगे धकेलना है। आगे आप कब धकेलेंगे? जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल्स जो है आपके पास ज्यादा है, प्रोडक्ट के मोल्स कम है। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन जो है वो कहां से कहां मूव करेगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा। कब मूव करता है? जब रिएक्टेंट के मोल्स आपके पास ज्यादा हो, प्रोडक्ट के मोल क्या हो? कम हो आपके पास। तो आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, रिएक्शन कहां पे मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, आपको पता है ये जो प्रोसेस है आपके पास जिसमें आप अमोनिया सिंथेसाइज करते हैं, हेबर प्रोसेस जो है, इसमें हीट रिलीज होती है आपके पास। तो ये कौन सा रिएक्शन है आपके पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपके पास। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है, अगर रिएक्शन को आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलना है तो टेम्परेचर को जो है आप डिक्रीज करते हो, टेम्परेचर को आप कम करते हो। तो आपने जो है अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाना है, आप ये दो काम करेंगे। और क्या काम कर सकते हैं? आप अमोनिया को जो है अगर विड्रॉ करते जाए कंटिन्यूअस इंटरवल के बाद, फिर भी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है। तो कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ अमोनिया अगर आप करेंगे, रिएक्शन फिर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आप कोई कैटलिस्ट अप्लाई करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा आपके पास। प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये चार तरीके हैं जिसकी मदद से आप रिएक्शन को जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास नहीं है, बाकी सारे गलत है। आपका कोई भी सवाल हो आप डिस्कस कर सकते हैं जहां पे आपको इश्यू आए। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास, अगेन आपके पास हैबर प्रोसेस की इक्वेशन है। यूनिट पूछ रहा है केसी के यूनिट क्या होते हैं? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जो है आपके पास क्या है? मोल इंटू डीएम क्यूब। शाबाश, क्या लगाया आप लोगों ने? टू है आपके पास तो टू कर देता हूँ पावर। नीचे क्या है? चार जो है आपके पास इधर आ रहे हैं, तो पावर जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ मोल इंटू पर डीएम क्यूब। ये आपके पास किसके आगे? ये नाइट्रोजन के आगे, मोल डीएम क्यूब। और आपके पास हाइड्रोजन के तीन है आपके पास, तो मोल इंटू डीएम 3 आ जाएगा आपके पास, पावर 3। तो ये टू, एक यहाँ से और एक, दो में से जो है एक यहाँ से अगर मैं कट करूं, बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू मोल पर डीएम क्यूब। टू मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक यहाँ पे लिख दिया। इससे जो है इन दो से जो है एक इससे और इससे जो है ये कैंसल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा? Kc = 1 आवर मोल इंटू dm3 स्क्वायर। इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? मोल -2 इंटू dm6, dm6 डी। शाबाश शाबाश बच्चे, शहर बच्चे शाबाश। तो आपके पास कौन सा जो है ऑप्शन ठीक है? आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। रिएक्टेंट के कितने? 4 हैं आपके पास। तो 2/4, नीचे 2 आएंगे, 2 को ऊपर यूनिट सिंपल ऊपर लेके जाएंगे तो मोल -2 dm6 जो है वो आपके पास आ जाएगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास नहीं है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे, फाइनल कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, या ऑल ऑफ दीज? शाबाश, क्या लगाया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? किस चीज से जो है इफेक्ट करता है? शाबाश शाबाश हीरा बच्चे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से जो है वो इफेक्ट करता है, ना इनिशियल कंसंट्रेशन पे ना फाइनल कंसंट्रेशन पे। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन Kc > 1। जब Kc की वैल्यू जो है, Kc की वैल्यू आपके पास <1 होगी, इसका क्या मतलब होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर,
इक्विलिब्रियम होगी या आपके पास नन ऑफ दीज होगी? शाबाश। के सी किसके इक्वल होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कह रहे हैं के सी की वैल्यू लेस देन जीरो कब होगी? जब आपके पास किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? शाबाश। शाबाश बच्चे। जब आपके पास रिएक्टेंट की, देखो इनवर्स रिलेशनशिप है ना रिएक्टेंट के साथ। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओगे तो के सी की कंसंट्रेशन क्या होगी आपके पास? कम होगी। इनवर्स। तो जब के सी की वैल्यू लेस देन कम वन होगी आपके पास, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपके पास क्या होगी? वो ज्यादा होगी। के सी की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपके पास हाई है। तो यहाँ पे लेस देन वन आया, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर। नेक्स्ट है आपके पास डिटरमिन द यूनिट फॉर के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो है के सी के यूनिट जो है वो आपने निकालना है। के सी के यूनिट जो है वो आपने निकालना है। क्या यूनिट लगाया आपने? N2O4 2NO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है आपके पास। नो यूनिट्स मोल पर डीएम क्यूब, मोल स्केयर DM6 या नन ऑफ दिस। शहर ने बी लगाया, आरफा ने भी बी लगाया, बाकी हीरा ने क्या लगाया? हीरा ने भी बी लगाया। शाबाश। तो प्रोडक्ट जो है आपके पास क्या है? यूनिट आपने निकालना है केसी का। प्रोडक्ट जो है यहाँ पे क्या आएगा? मोल DM3, मोल पर डीएम क्यूब, ये आपके पास स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाय एक मोल है आपके पास इंटू मोल पर DM3 आ गया आपके पास। तो एक से जो है एक आपके पास कट जाएगा। सिंपली जो आपके पास यूनिट आएगा केसी का वो क्या आएगा? मोल पर डीएम क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इंटू DM-3। दोनों मेथड जो है वो लिखने की ठीक है। पर का मतलब ये होता है ना, डिवाइड इसको ऊपर ले जाऊँ वो माइनस में हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? बी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन। बी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक लॉ की स्टेटमेंट है। कौन सा लॉ बताता है कि पार्शियल प्रेशर जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के? पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस के। कौन सा लॉ कहता है? शाबाश। लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, लीशेट्रियल प्रिंसिपल नहीं, चार्ल्स लॉ नहीं, हेनरी लॉ। वायवे में जाते हैं ना आप, जब लोग वायवे में जाते हैं PPSC FPSC के वायवे में जब आप जाएंगे ना, ये लॉ जो है उसको बहुत ज्यादा पसंद है, हेनरी लॉ। अक्सर जो है वो आपसे पूछता है कि पार्शियल प्रेशर गैस का अगर आप बढ़ाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास बढ़ेगी। कौन सा लॉ बताता है? हेनरी लॉ। इसको आपने भूलना नहीं है, इस लॉ को, हेनरी लॉ। नेक्स्ट है आपके पास, इफ अ चेंज इज इम्पोज ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, आप उसके ऊपर कोई चेंज लेके आ रहे, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो शिफ्ट होगी उस डायरेक्शन में विच टेंड्स टू रिड्यूस दैट चेंज। जिसके नतीजे में क्या होगा? जिस चीज ने उस चेंज को काज किया था, जो वजह बनी थी, वो आपके पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कौन सा लॉ आपको बताता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, हेनरी लॉ, ली शेट्रियल प्रिंसिपल, या आपके पास चार्ल्स लॉ? तो आपके पास कौन सा लॉ है? आपके पास ली शेट्रियल प्रिंसिपल। अच्छा, मुझे अभी इससे एक बात याद आ गई। एमफिल के अंदर हमारे एक टीचर थे, डॉक्टर फरमान साहब। बहुत अच्छे रिसर्चर हैं और उनका टीचिंग स्टाइल काफी अच्छा है। तो वो अक्सर जो है ना हमें कुछ वर्ड्स बताते रहते थे। तो वो कहते थे ये आपने इस वर्ड को जो है गलत पढ़ते हैं। ये वर्ड जो है ना ली शेट्रियल नहीं है, ली चट्रियल प्रिंसिपल नहीं है आपके पास, या ली शेट्रियल प्रिंसिपल नहीं है। वो कहते थे ये वर्ड जो है इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है लीशा तुल्य प्रिंसिपल। ये जर्मन वर्ड है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है लीशा तुल्य प्रिंसिपल। आप गूगल पे जाके देखेंगे तो आपको जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन मिलेगी, लीशा तुल्य प्रिंसिपल। हम इसको जो है रूटीन में लीशेट्रियल या लीचेट्रियल प्रिंसिपल जो है पढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने बताया हमें उस टाइम पे, ये बात मुझे याद आ गई। लीशा तुल्य प्रिंसिपल जो है इस वर्ड की करेक्ट, इस प्रिंसिपल की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एक और वर्ड याद आ गया, ग्रिगनार्ड।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप ये पढ़ते हैं सारे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, इस कंपाउंड को आप पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर कहते थे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, इसको पढ़ते हैं ग्रेनियार्ड, ग्रेनियार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं इसको, ग्रेनियार्ड रिएजेंट। तो बस ये याद आ गई दो बातें, तो मैंने कहा बता दूं आपको। आप मजीद नेट पे गूगल पे जाके ना इसको चेक भी कर सकते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, ऑन इंक्रीजिंग concentration of reactant in a reversible reaction, on increasing the concentration of reactant in a reversible reaction, एक reversible reaction के अंदर आप क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेगा, डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या अनचेंज, अनचेंज, शाबाश। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, बाकी वो किसी चीज से इफेक्ट नहीं होता। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या आएगा, अनचेंज्ड आएगा। नेक्स्ट है आपके पास, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो रेशियो जो होती है आपके पास प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की है किसी भी एक खास टाइम के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट, क्यू से जो है इसको जाहिर करते हैं, रिएक्शन कोशेंट। एग्जैक्ट जो है बुक की लाइन थी, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया वहां पे ये चीज गिवन थी। नेक्स्ट है आपके पास, इफ रिएक्शन कोशेंट इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देन, अगर Q की वैल्यू आपके पास ज्यादा हो जाए KC के मुकाबले में, देन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास करेक्ट है, लेस प्रोडक्ट इज नीडेड टू एक्वायर इक्विलिब्रियम, more reactant is needed to acquire equilibrium, system will shift to left until equilibrium is reached, या all of these। जी शाबाश, लास्ट का बताएं, 16 का जो है आपने क्या लगाया राइट ऑप्शन, शाबाश। अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू ग्रेटर देन हो KC से, तो लेस प्रोडक्ट इज नीडेड टू एक्वायर इक्विलिब्रियम, अल्फा ने लगाया B, नहीं मेरा बच्चा नहीं। राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो कौन सा करेक्ट है आपके पास, आल, आल जो है वो आपके पास करेक्ट है। देखो, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है, मोर रिएक्टेंट इज नीडेड टू एक्वायर इक्विलिब्रियम, लेस प्रोडक्ट इज नीडेड टू एक्वायर इक्विलिब्रियम, सिस्टम विल शिफ्ट टू लेफ्ट अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। कहना क्या चाह रहा है कि लेस प्रोडक्ट इज नीडेड टू एक्वायर इक्विलिब्रियम, अच्छा, लेस रिएक्टेंट, लेस प्रोडक्ट इज नीडेड, प्रोडक्ट जो है वो कम अमाउंट में चाहिए इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, मोर रिएक्टेंट इज नीडेड, मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास कम है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। ये तीनों कंडीशन जो है ये बिल्कुल ठीक है। जब Q जो है रिएक्शन कोशेंट ग्रेटर देन KC होगा, तो ये तीनों फिनोमिना, ये तीनों कंडीशंस जो है ये फॉलो होंगी आपके पास एग्जैक्टली जो है। अगर बुक पढ़ी हो तो बुक में ये लिखा हुआ है, आप मजीद जाके इसको देखना आपने एक दफा। नेक्स्ट है आपके पास, इफ द वैल्यू ऑफ KC इज लार्ज इट मींस, अगर KC की वैल्यू आपके पास लार्ज होगी, लाइक ओजोनोलाइसिस जो है, ओजोन की जो है अगर आप डिकम्पोजिशन करें, ओजोन की आप डिकम्पोजिशन करें तो आपके पास क्या बनती है, आपके पास ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन गैस। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपके पास वो राउंड अबाउट 10⁵55 है। तो वो कह रहा है अगर KC की वैल्यू आपके पास लार्ज होगी तो इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन इज इनकम्प्लीट, रिएक्शन इज कंप्लीट, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, नन ऑफ दिस। शाबाश आरफा बच्चे, शाबाश शाबाश, रिएक्शन इज कंप्लीट, सब ने ठीक लगाया, रिएक्शन इज कंप्लीट। जब KC की वैल्यू आपके पास ज्यादा लार्ज होगी रिएक्शन कंप्लीट होगा, KC की वैल्यू कम होगी रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा, जब KC की वैल्यू बहुत ही कम होगी, ना होने के बराबर होगी, फिर क्या होगा, अगर KC की वैल्यू, बल्कि आ गया नीचे देखें, इफ द वैल्यू ऑफ KC इज नेदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज, अगर KC की वैल्यू ना ही ज्यादा स्मॉल है ना ही ज्यादा लार्ज है, देन रिएक्शन इज इनकम्प्लीट, रिएक्शन इज कंप्लीट, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एंड नन ऑफ दिस। शाबाश हीरा बच्चे, शाबाश। अगर KC की वैल्यू आपके पास ना ही ज्यादा कम हो ना ही ज्यादा ज्यादा हो, KC की वैल्यू ना ज्यादा स्मॉल हो ना लार्ज हो,
तो रिएक्शन किस में होगा? रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। केसी की वैल्यू अगर स्मॉल होगी रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा, केसी की वैल्यू लार्ज होगी रिएक्शन कंप्लीट होगा। अगर दरमियान में आ जाए तो रिएक्शन किस में होगा? इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। आपके पास सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। इंक्रीज इन टेम्परेचर एडिंग हीट, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट जो है वो ऐड होगी डेफिनेटली सिस्टम के अंदर। अगर ऐसा होता है आपके पास, ये किस चीज को फेवर करता है, किस रिएक्शन को जो है ये फेवर करेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, बोथ को, या नन ऑफ दिस को? शहर ने बिल्कुल ठीक बताया, आरफा ने बिल्कुल ठीक बताया, और किसने ठीक बताया? बाकी हीरा ने भी ठीक बताया, शाबाश। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है आपके पास तो आप क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप टेम्परेचर क्या करते हैं? आप कम करते हैं। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं, वो किस रिएक्शन को जो है फैसिलिटेट करेगा, फेवर करेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर की बजाय मैं डिक्रीज इन टेम्परेचर कर दूं तो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फेवर्स होगा आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास अ कैटलिस्ट है, स्पीड अप बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम डिग्री, लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इफेक्ट टेम्परेचर बोथ ए एंड बी। जी बच्चा। ए, मारिया ने बताया ए, सैर ने बताया डी, आल्फा ने बताया बोथ, हीरा ने बताया बोथ ए एंड बी। शाबाश। करेक्ट जो है आपके पास वो क्या है? बोथ ए एंड बी। कैटलिस्ट जो है बच्चा वो करता क्या है? कोई भी रिएक्शन है ए बी के अंदर जा रहा है, वो क्या करेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसके रेट को भी बढ़ा देगा, रिवर्स रिएक्शन के रेट को भी बढ़ा देगा। दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? कैसे बढ़ा देता है? इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके। लेट्स सपोज ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट है। ये जो एनर्जी बैरियर है, ये जो एनर्जी बैरियर है इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इस रिएक्शन को आपने इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है, इस रिएक्शन को कैरी आउट करना है, तो आपको इस अमाउंट की एनर्जी चाहिए होगी, तभी ये रिएक्टेंट इस हिल को क्रॉस करेगा, तभी जो है इस रिएक्टेंट इस हिल को क्रॉस करेगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट करता क्या है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? इस एनर्जी बैरियर को क्या कर देता है? इस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। अब देखो ये एनर्जी बैरियर जो है ये कम हो गया है, रिएक्शन जो है जल्दी से फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा आपके पास। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके पास ठीक है। वो स्पीड अप करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को, और वो क्या करता है आपके पास? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है इसको क्या कर देता है? कम कर देता है। डी जो है वो आपके पास करेक्ट, डी करेक्ट है आपके पास। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर अमोनिया इज सिंथेसाइज्ड थ्रू विच प्रोसेस? हैबर प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस, सोलर प्रोसेस, या नन ऑफ दिस? ये तो बड़ा ही आसान था। इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर अमोनिया जो है वो आप किस प्रोसेस से सिंथेसाइज करते हैं मेरा बच्चा? हैबर प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस से क्या सिंथेसाइज करते हैं? जल्दी से बताना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या सिंथेसाइज करते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या चीज सिंथेसाइज करते हैं? कौन सा केमिकल सिंथेसाइज करते हैं? शाबाश मारिया बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। सोलवे प्रोसेस से क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, वाशिंग सोडा जिसे कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ऑन इन हाँ, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर अगर आपने यील्ड ऑफ अमोनिया जो है उसको इंक्रीज करना है, अमोनिया कैसे बनाई? नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया, कैटलिस्ट अप्लाई किए, और आपके पास क्या बनी? आपके पास अमोनिया जो है वो बन गई। ये आपके पास रिएक्शन है। वो कह रहा है कि अगर आपने यील्ड ऑफ अमोनिया, इस रिएक्शन में अमोनिया की यील्ड को जो है वो आपने बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। रिएक्शन चूंकि एक्सोथर्मिक है, हीट निकलेगी, तो टेम्परेचर को क्या करो? कम करो। बात ठीक कह रहा है कि अगर अमोनिया की क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर क्या करेंगे? कम करेंगे।
एंडोथर्मिक में पीछे पड़ा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो अगर अमोनिया की यील्ड को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करो, बिल्कुल ठीक कहा। अप्लाइंग हाई प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अमोनिया की यील्ड बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनता जाए, इसको रिमूव करते जाओ, निकालते जाओ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, रिएक्शन ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्ट साइड पे मूव करेगा, अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेके आएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो आल जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है, आल जो है वो आपके पास, शाबाश बच्चे शाबाश, आल जो है वो आपके पास करेक्ट। मैंने अक्सर कहता हूँ कंसिस्टेंसी जो है ना, ये भी सेशन स्टार्ट हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा था कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो पहली सीढ़ी है कामयाबी की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंसी से जो है टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं। फिर आपको जो है बेशक ऑक्सफोर्ड के टीचर भी आप हायर कर लेना, आपका हाल यही रहना है। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी टीचर हायर कर लें, हाल यही रहना है। तो ऑनलाइन सेशन के अंदर अक्सर में देखने को मिला है कि कंसिस्टेंसी जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो जो सेशन नजदीक खत्म खत्म की तरफ जा रहा होता है, लोगों की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल कम होती जाती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप टेस्ट देंगे, आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको फायदा होगा। अभी जो जो चीज इसमें से मैंने कोशिश की, जितने भी एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते थे जो कि टेक्निकल थे, वो मैंने इसमें टेस्ट में देने की कोशिश की है। इसके अलावा उम्मीद तो ये इसी में से कोई आ जाएगा, इसके अलावा कोई आएगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्स्ट्रा जो एमसीक्यूज हैं उनको भी जो टच करूँ आपके पास। इससे रेलिवेंट जो कुछ भी है मेरे जहन में आ रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट है आपके पास। तो कंसिस्टेंट रहे, लाजमी रहे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सुप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ हाईली सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट। क्या आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने उसकी आयोनाइजेशन को सुप्रेस करना है, कम करना है, कैसे करोगे? आप क्या ऐड कर दो उसमें, एक मोर सोलुबल हाईली सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जिसमें क्या होना चाहिए, कॉमन आइन जो है वो आपके पास होना चाहिए। कौन सा अफेक्ट आपको ये बताता है? सोलुबिलिटी प्रोडक्ट नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट की जो है ये आपके पास एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? डी है। सॉरी, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है, कॉमन आइन इफेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, solubility of silver bromide is 4 molar at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट इज KSP। शाबाश, KSP क्या निकाला आप लोगों ने? 2, 4, 8 या 16? शाबाश शहर बच्चे शाबाश। तो KSP क्या था? इस सिल्वर ब्रोमाइड को आयोनाइज करो, सिल्वर ब्रोमाइड आयोनाइज होगा, आपके पास क्या देगा? सिल्वर आइन देगा, और आपके पास क्या देगा? ब्रोमाइड आइन देगा। तो KSP किसके केवल आएगा? सिल्वर आइन के। और किसके इक्वल आएगा? ब्रोमाइड आयन के इक्वल आएगा। सोलबिलिटी दी हुई है, सिल्वर की 4 है, ब्रोमाइड की भी 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? 16 हो जाएगा आपके पास। 16 जो है वो आपके पास हो जाएगा। तो KSP की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 16 आएगी। मिलता जुलता ऐसे न्यूमेरिकल बुक में था, तो मैंने जो है स्टेटमेंट बस चेंज कर दी, ये वाली वैल्यू लेंथ स्टेट यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास पेपर में होता नहीं है, तो मैंने इस वैल्यू को जो है वो शॉर्ट कर दिया, फॉर्मूला दे दिया आपके पास। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? 16। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड पीवेज इन, कब दिया था इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन? बाज़ औक़ात जो है मेमोराइजेशन क्वेश्चन भी आ जाता है मेमोरी चेक करने के लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन कब दिया था इन्होंने? 1860 में, 62 में, 64 में या 66 में? शाबाश शाबाश। तो ये लॉ जो है इन्होंने दिया था 1864 के अंदर, 1864 के अंदर। बास केसेस में ऐसे आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, the rate for forward reaction is 4 and backward reaction is 2। कि रेट रेट कांस्टेंट जो है, यहाँ पे कांस्टेंट लिखना भूल गया, रेट कांस्टेंट जो है आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए 4 है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो है वो 2 है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपके पास क्या होगी? 2, 4, 6 या 8? इसका 2 होगा। 2। शाबाश शाबाश।
तो के सी आपके पास क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए उसने वैल्यू बता दी 4 है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए या रिवर्स रिएक्शन के लिए कितनी है, 2 है। तो 2/4/2 क्या जवाब आएगा, 2 आएगा आपके पास। तो के सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो कितनी होगी आपके पास, 2। तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दे दिया 4, बैकवर्ड के लिए 2। तो सिंपल फार्मूला लगाओ और वैल्यू आप निकाल लो। बिल्कुल बच्चे ऐसे ही, के एफ आवर के आर। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, आपके पास ए जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है, 2 जो है वो आपके पास करेक्ट। के सी हैज, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। के सी वैल्यू हैज नो यूनिट, यूनिट बोथ ए एंड बी या नन। हाँ भाई, बताओ जल्दी से क्या लगाया। हीरा ने सी लगाया। के सी का कोई यूनिट होता है, नहीं होता। शहर ने बताया बोथ। हीरा ने बताया ए एंड बी। शाबाश। के सी जो है मेरा बच्चा, उसका यूनिट नहीं भी होता, उसका यूनिट होता भी है। यूनिट कब नहीं होता, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो जाए, तब के सी का कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट कब होता है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या आपके पास ग्रेटर हो, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या आपके पास क्या हो, कम हो रिएक्टेंट के मोल से। तो तब जो है आपके पास केसी के यूनिट होते हैं, हम पीछे एग्जांपल कर चुके हैं। तो केसी का यूनिट होता भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, तो सी पे हम जाएंगे। बोथ ए एंड बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। टेक्निकल क्वेश्चन है, बच्चे जो है इसमें अक्सर गलती कराते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, जब रिएक्शन स्टार्ट ही होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई लो अकॉर्डिंग टू केसी या कांस्टेंट। शाबाश। हाई। शाबाश। देखो रिएक्शन जब स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट स्टार्ट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो मेरा बच्चा आपके पास हाई होगी ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, अच्छा स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, आपके पास बढ़ती जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। विद द पैसेज ऑफ टाइम या एट द सॉरी एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी वेरी हाई। शाबाश। शमसा बच्चे, ए जो है वो आपके पास करेक्ट। इंग्लिश का पोर्शन आ गया है, इंग्लिश का पोर्शन आ गया आपके पास। पहला एमसीक्यूज है आपके पास, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। कि ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो मेजर मॉड्यूल था आपके पास, क्योंकि बाकी सारे मॉड्यूल जो है वो आपने कवर कर लिए हैं, ग्रामर के जो हैं, सेंटेंस करेक्शन। तो लास्ट पे आपके पास यही मॉड्यूल बच गया, वो गैप तो आपके साथ साथ चल रही है डेली बेसिस के ऊपर। तो आपके पास पहला क्वेश्चन था, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। उसको क्या बोलेंगे, अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, ऑटोक्रेसी बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे या मोनार्की बोलेंगे। ऑटोक्रेसी। शाबाश। कि ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें तमाम की तमाम पावर सिर्फ एक ही बंदे के पास हो, उसको बोलते हैं बच्चा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, जिसमें पावर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के पास जो है आ सकती है आपके पास, डेमोक्रेसी। पब्लिक जो है, डेमोक्रेसी इज बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। एक आम बंदा भी जो है वो डेमोक्रेट जो है वो बन सकता है, डेमोक्रेसी जो है वो रन कर सकता है आपके पास। अच्छा अरिस्टोक्रेसी, अच्छा मोनार्की से कहते हैं ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसको जो है जो लीड कर रहा है आपके पास, वो क्या कर रहा है, मोनार्च लीड कर रहा है, मीन बादशाह जो है उसको जो है वो रन कर रहा है आपके पास। कनाडा के अंदर जो है मोनार्की का सिस्टम था। तो यहाँ पे जो है पूछा गया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, एक ही पर्सन है जिसके पास तमाम पावर है, क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी। बी जो है वो आपके पास करेक्ट। अरिस्टोक्रेसी किसको बोलते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो अरिस्टोक्रेसी के अकॉर्डिंग ही था। अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच पावर इज गिवन इज हेल्ड बाय नोबिलिटी। कि पावर जो है वो नोबिलिटी के पास है, मीन पावर जो है वो किसके पास है, हायर अथॉरिटीज के पास है। जो माशरे की, जो सोसाइटी की हायर अथॉरिटीज हैं, अगर उनके पास पावर है तो उस फॉर्म ऑफ सिस्टम को, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी।
थोड़ा सा फर्क है ऑटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लूजर टू कीप बर्ड्स। ऐसा पिंजरा या बिल्डिंग या इनक्लूजर जिसमें आपने किसको रखा हुआ है, बर्ड्स को रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? अवेरी बोलते हैं, अपेरी बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं या अरीना बोलते हैं? शाबाश, जल्दी से बताओ। हीरा ने है अपेरी बोलते हैं हीरा, नींद में नहीं लगा दिया। बर्ड्स को रखने के लिए, बर्ड्स को रखने के लिए बच्चा, अगर बर्ड्स को रखना है, बर्ड्स को अगर आपने रखना है तो अवेरी बोलते हैं। बर्ड्स के लिए जो है वो क्या है आपके पास, परिंदों को अगर रखना है तो अवेरी बोलते हैं। अपेरी कब बोलते हैं? जब आप अपेरी बोलते हैं आपके पास एक शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है ना आपके पास, बीज का जो नेस्ट होता है, उसको अपेरी बोलते हैं। अवेरी बोलते हैं एक ऐसा इंक्लूजर जिसमें आपने परिंदों को रखा हुआ है, बर्ड्स को रखा हुआ है। एक्वेरियम बोलते हैं जिसमें आपने किसको रखा हुआ है, जिसमें आपने फिशेस को रखा हुआ है, मछलियों को रखा हुआ है। अरीना किसको बोलते हैं? अरीना बोलते हैं एक ऐसी जगह को जहाँ पे कोई एक्टिविटी, कोई डिबेट मुनक्किद हो रहा हो, उस चीज को बोलते हैं अरीना। कोई भी एक्टिविटी, कोई मीटिंग प्लेस हो रही है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी टेक प्लेस हो रही है, उसको अरीना बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है लार्ज केज बिल्डिंग और क्लियर टू कीप बर्ड्स इज नोन एज अवेयर। बी वाला बीस के लिए बिल्कुल ऐसे ही, बी वाला जो था ना, ये वाला बीस के लिए था, शहद की मक्खियों के लिए था। अब गलत कर दिया ना, देखो भेजा भी हुआ था, फिर गलत कर दिया। ऐसे मिस्टेक इधर तो कर सकते हैं, पेपर में नहीं कर सकते। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड, ऐसी जगह जहां पे आप एनिमल, जानवरों को जिबा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एबेटोर बोलते हैं, एपेरी बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं या अरीना? इनका तो आपको पता है। एबेटोर जो है वो ऐसी जगह को बोलते हैं, ऐसी बिल्डिंग को बोलते हैं, ऐसी इमारत को बोलते हैं जहां पे आपने किन को जिबा किया हो, जिसमें आपने जानवरों को जो है वो जिबा किया हो। एबेटोर। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, ऐसी गवर्नमेंट जिसका मजहबी और रूहानी चीजों से कोई भी वास्ता ना हो, ताल्लुक ना हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की, प्लूटोक्रेसी, सेकुलर या नन ऑफ दिस? शाबाश, जल्दी से बताओ। 33, शाबाश हीरा। हीरा ने बताया कि जो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? सेकुलर। अमेरिका जो है एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया भी जो है वो आपके पास ब्लेम करता है, वो भी आपके पास कहता है कि इंडिया जो है वो भी आपके पास क्या है? सेकुलर कंट्री है। क्लेम करता है, इंडिया क्लेम करता है कि वो भी आपके पास क्या है? सेकुलर कंट्री है, क्योंकि वहां पे रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो है वो आज़ादी जो है वो मौजूद है। हमने भी खैर ये मुल्क इसीलिए हासिल किया था कि हम जितने भी हमारे पास जो अकलियती कौमें हैं उनको जो है हम आज़ादी देंगे, रिलीजियस और स्पिरिचुअल। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे सोसाइटी के अंदर अकलियतों के लिए कोई ऐसी जो है फ्रीडम मौजूद नहीं है। तो छोटा सा वाकया हो जाए, हम तो जो है तहस नहस कर देते हैं पूरे मुल्क के अंदर जो है। मसीह बिरादरी के जैसा भी वाकया हुआ तो हमने जो है कुछ नहीं छोड़ा उन गरीब आदमियों में, पता नहीं उन्होंने कुछ किया था या नहीं किया था। सजा एक बंदे को देनी थी, हमने पूरी कम्युनिटी की कम्युनिटी जला के रख दी एक सेकंड के अंदर। तो मजहबी आज़ादी जो है पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, इंडिया के अंदर कुछ ही किसी हद तक है, मेजोरिटी नहीं है, किसी हद तक जो है वहां पे है। यूएस के अंदर है मजहबी आज़ादी आपके पास, वो भी मुसलमानों के खिलाफ ही है किसी हद तक, लेकिन फिर भी बेहतर है, काफी बेहतर। तो ऐसी गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर, जिसका मजहब से, किसी भी मजहब या स्पिरिचुअल मैटर से कोई ताल्लुक ना हो, उसको क्या बोलते हैं? सेकुलर या सेकुलरिज्म बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, ऐसी गवर्नमेंट जो अमीर लोग चला रहे हो, जिसमें अमीर लोग हो आपके पास, उसको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी इज नोन एज प्लूटोक्रेसी। थोड़ी सी स्पीड तेज करता हूँ। सिनोनिम ऑफ इनेबरेट, इनेबरेट का सिनोनिम बताना है आपने। अच्छा, मैंने तो इसको याद किया था बारात से। शादी में बारात से आ जाती है ना, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। इनेबरेट मुझे याद नहीं रहता था, तो मैंने बारात कर लिया था, BRIAT, बारात से याद रख लिया था। आजकल मैंने देखा है शादियों के अंदर जो है ना, पता नहीं ये क्या कल्चर आया है, यकीन माने मेरा काफी दफा विजिट हुआ देखने का। अब शादियों के अंदर क्या होता है, लोग जो है ना ड्रंक होके जाते हैं, मतलब शराब जो है वो पी के जो है वो पहुंचे होते हैं शादियों के अंदर, धुत होके। ये लाइव मैंने देखा है, कुछ शादियां मैंने अटेंड की हैं लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर।
बस दूर की थी, वो बस जाना पड़ा। तो वहां पे जो है कुछ लोग, उनके ऐसे रिलेटिव्स आए थे जो टोटल जो है वो ड्रंक थे। तो बड़ी हैरत भी होती है कि पता नहीं किस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, कौन सी जो है क्या हम परवान चढ़ा रहे हैं सोसाइटी में, कौन सा कल्चर जो है हम परवान चढ़ा रहे हैं। तो बारातों के अंदर आजकल मैं देख रहा हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम, पता नहीं हम उस बारात को जो है अच्छी समझते हैं कि पता नहीं क्या हिसाब किताब है, सिगरेट पी रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं आइस चल रही है, अजीब ही कल्चर जो है प्रमोट होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। तो इनेबोरेट जो है ड्रंकन से जो है, आप इसको याद रखें, ड्रंकन, मदोशी की आदत जो है होना। स्लगिश नहीं आएगा, डिसोबे नहीं आएगा, इंस्टिल नहीं आएगा, ड्रंकन जो है वो आपके पास करेक्ट है। सिनोनिम ऑफ इंस्टिल, इंस्टिल जो है इसका क्या सिनोनिम है आपके पास? रेवोल्यूशन को कहते हैं, कैंडिड को कहते हैं, इम्प्लांट को कहते हैं, या नन ऑफ दिस? तो इंस्टिल कहते हैं बच्चा इम्प्लांट को, किसी भी चीज को नक्श कर देना, नक्श कर देना, इम्प्रिंट, इम्प्रिंट करना, इम्प्लांट करना। तो सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। एंटोनिम ऑफ इंडोलेंट, इंडोलेंट जो है इसका एंटोनिम बताना है। हाँ हीरा बच्चे क्या लगाया? इंडोलेंट कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा बंदा जो लेजी हो, ऐसा बंदा जो स्लगिश हो, ऐसा बंदा जो लिथार्जिक हो। लेजी के वर्ड में आता है, लेजी, स्लगिश, लिथार्जी के तीनों क्या है आपके पास? सिनोनिम है, तीनों सिनोनिम है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या आएगा? नन आएगा। नहीं नहीं, सी नहीं आएगा, नन आएगा आपके पास। एंटोनिम पूछा है, ये तो सिनोनिम है तीनों, लिथार्जिक, स्लगिश, लेजी, इनका मतलब एक ही है। एंटोनिम जो होता है इसका आता है शार्प, एक्टिव, वो आपके पास करेक्ट होता है। ऐसा बंदा जो एक्टिव और लेजी नहीं है उसको इंडोलेंट बोलते हैं। एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा, एंटोनिम ऑफ इंडोलेंट वो क्या आएगा आपके पास? शार्प आएगा, आपके पास क्या आएगा? इंटेलिजेंट आएगा, इस मामले में जो है आपके पास आएगा, लेजी से उलट आएगा आपके पास। नन जो है यहाँ पे वो ठीक था। अब सारे तो मैं वो नहीं दूंगा ना जो, जिनके इधर ही हूँ। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास इंटोनिम ऑफ इंस्टिगेटर। इंस्टिगेटर कहते हैं किसी चीज को एक्साइट कर देना, मोटिवेट कर देना। मास्टरमाइंड का वर्ड भी जो है वो इंस्टिगेटर के लिए यूज होता है। अब जैसे 9 मई हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो मजीद काफी सारे क्लेम किए गए कि इसने जो है इंस्टिगेट किया, फलाने ने किया, ढिमकाने ने किया, जिसने भी किया। तो नाम तो खैर अब नहीं लेना चाहिए, जिसने भी इंस्टिगेट किया उस वाक्य को, चाहे ये इल्जाम है या हकीकत है, जो भी है इसके पीछे। तो इंस्टिगेटर का मतलब मास्टरमाइंड भी होता है, मोटिवेटर भी होता है, इंसाइडर भी होता है। एंटोनिम पूछा गया, एंटोनिम क्या होगा? रिकंसाइलर, जो किसी चीज को इंस्टिगेट नहीं करेगा, जो कि मिटिगेट कर देगा। मिटिगेट, कम कर देना किसी चीज को, तो मिटिगेट। डी जो है यहाँ पे वो ठीक है, रिकंसाइलर। द टॉपिक है आपके पास टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। पहला पहला क्वेश्चन है आपके पास, द रोल ऑफ अ टीचर इज। एक जो टीचर होता है आपके पास, उसका क्या रोल होता है? क्या वो सिर्फ गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए? क्या वो गुड इवेलुएटर होना चाहिए, या गुड डिसीजन मेकर जो है वो आपके पास होना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस? क्या लगाया आप लोगों ने इसका? जल्दी से जो है मुझे बताते जाना है साथ साथ चैट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपने क्या ऑप्शन लगाया है कि टीचर जो है, रोल टीचर का क्या होता है? गुड कम्युनिकेटर होता है, इवेलुएटर होता है, या डिसीजन मेकर होता है आपके? शाबाश, सबने ही जो है ठीक लगाया। देखें, एक टीचर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो उसकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी तभी तो जो है वो अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर पाएगा, तभी जो है उनको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा है उसको समझा पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है टीचर की वो क्या है? उसकी कम्युनिकेशन स्किल है। मैंने अक्सर देखा है काफी जगह पर, यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ा हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा हूँ, काफी अच्छे टीचर्स भी हैं, काफी अच्छे रिसर्चर भी हैं, टॉप लीडिंग रिसर्चर है पाकिस्तान के, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बिल्कुल जीरो है, ना होने के बराबर है। उनको जो है ये आर्ट नहीं आता है कम्युनिकेशन का। आपने किसी चीज को समझाना है तो आपने किस तरह समझाना है, किस तरह दूसरे से कम्युनिकेट करके जो है उसको समझाना है। लेकिन लर्निंग जो है, जब आप क्लास में एज ए टीचर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, आपका टारगेट, आपका, आप जो भी चीज पढ़ा रहे हैं आपको किस लेवल पे जाके पढ़ानी पड़ती है? वो स्टूडेंट के लेवल पे जाके पढ़ानी पड़ती है।
आप गलती ये करते हैं बीइंग अ टीचर, आप जब भी क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं आप अपने लेवल पे उनको कंसीडर करते हैं कि इनका लेवल और आपका लेवल सेम है, वो गलत है। बच्चों का तो कोई लेवल ही नहीं है ना, आपने उनको नॉलेज देना है और आपने उनको एम्पावर करना है, तो आपको जो है बेसिक से जो है उनको स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक लेवल पे जाके समझाना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट जो रोल है टीचर का, टीचर शुड बी गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। एक टीचर को जो है इवेलुएटर भी होना चाहिए, गुड इवेलुएटर जो है, ताकि अच्छी तरीके से वो इवेलुएट कर पाए आपकी परफॉर्मेंस को। थर्ड जो है वो एक डिसीजन मेकर भी होना चाहिए, वो डिसीजन ले सके आपके लिए, कोई भी चीज आपको समझा रहा है वो आपको बता सके ये चीज आपके लिए करेक्ट है, ये चीज इनकरेक्ट है, या आपको फ्यूचर के हवाले से मजीद गाइड कर सके कि आपके लिए ये वाली फील्ड अच्छी है, ये वाली फील्ड अच्छी नहीं है, या आपको जो है सही तरीके से गाइड कर सके किसी भी हवाले से जो है। तो टीचर जो है उसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज का होना जरूरी है, तभी जो है वो आपके पास एक अच्छा टीचर है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि टीचर जो है आपके पास एक गार्डनर की तरह है, एक माली की तरह है टीचर, और उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, टीचर एक माली की तरह है और उसकी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं आपके पास, और उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है आपके पास वो क्या है आपके पास, ऐसे फर्टिलाइजर की तरह है, ऐसे आपके पास उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो ऐसे फर्टिलाइजर की तरह हैं जो कि स्टूडेंट की ग्रोथ में जो है वो हेल्पफुल होती है। A teacher is like a gardener, and his teaching strategies are the fertilizer to grow the student just like seeds. एक टीचर के अंदर ये सारी क्वालिटीज का होना जरूरी है, तभी जो है वो एक अच्छा टीचर है, एक आइडियल टीचर है आपके पास। तो क्वेश्चन वन जो है आपके पास थी, तीनों कंडीशंस ठीक थी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 35, द रोल ऑफ अ टीचिंग मस्ट बी टू प्रोवाइड द स्टूडेंट। टीचर का जो रोल है आपके पास वो क्या है, क्या वो कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करेगा, रूट लर्निंग प्रोवाइड करेगा, बोथ या नन? इसका बताएं जल्दी, शाबाश। बोथ, आरफा ने बताया बोथ। और शाबाश। टीचर जो है, गोल ऑफ अ टीचर, एक टीचर का गोल क्या होता है? बोथ बोथ बोथ। शर्म करो सारे जो है ना, शर्म करो। मुझे चलो ये बताओ, रूट लर्निंग किसे कहते हैं? रूट लर्निंग किसे कहते हैं? किसी को पता है रूट लर्निंग किसे कहते हैं? जो सारे बोथ बोथ कर रहे हो, व्हाट इज रूट लर्निंग? सर ने जी बोथ दे दिया तो बोथ लगा दिया। रूट, आपने ना जो है ना अपने लिहाज से सही लगाया है, पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये रूट लर्निंग, ये बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, रूट लर्निंग पढ़ाई जा रही है। बच्चा रूट लर्निंग कहते हैं क्रैमिंग को, रूट लर्निंग कहते हैं मेमोराइजेशन को। उर्दू में अगर बताऊं तो रूट लर्निंग कहते हैं रट्टा लगाने को, रट्टा लगाने को। तो क्या टीचर का गोल जो है बच्चों को रट्टे लगवाना है? या एक टीचर का जो रोल है आपके पास वो बच्चों को जो है कंसेप्चुअल नॉलेज देना है, उनकी थिंकिंग पावर को, उनकी थिंकिंग स्किल को जो है इंप्रूव करना है? जो सारे बोत लगा के बैठ गए हो, तो रूट लर्निंग का मतलब भी तो देख लेते हैं ना जाके, रूट लर्निंग का मतलब क्या है। तो एक टीचर जो है उसका गोल आपके पास बच्चे के, उसके बच्चा जो उसके पास बैठा है उसका गोल यही होता है वो उसको कंसेप्चुअल नॉलेज दे। कंसेप्चुअल नॉलेज ही जो है उसके लिए फायदेमंद होगा इन फ्यूचर। अगर वो मेमोराइजेशन पे डाल दे, रट्टे पे डाल दे, तो उसका क्या फ्यूचर है? वो तो आज याद करेगा, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उसको भूल जाएगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा उसने क्या चीज पढ़ी थी। हालांकि पाकिस्तान में जो है वो रूट लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है। निशात में चले जाएं, जितने भी ये स्कूल है प्राइवेट स्कूल, रट्टा रट्टा सिस्टम जो है, बच्चे को ये भी पता होता है कि इस के बाद क्या आ रहा है आपके पास, दा कहाँ पे आ रहा है, इस कहाँ पे आ रहा है, एम कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्ट जो है ए कहाँ पे आ रहा है, ए एन कहाँ पे आ रहा है। वो जो है एक चीज को जो है कोई भी सेंटेंस लिखेगा तो उसको सारा पता होगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। इतनी जो है हमने बच्चे के अंदर जो क्रेमिंग का जो कल्चर है वो प्रमोट कर दिया है। जब क्रेमिंग कर दी है, कल्चर प्रमोट कर दिया, तो डिग्री की तो भर्ती कोई नहीं रही ना हमारे पास। टीचर का जो गोल है आपके पास वो क्या होना चाहिए, बच्चों के कंसेप्चुअल नॉलेज देना चाहिए उसको। वो कंसेप्चुअल नॉलेज ही आपके पास फायदा देगा, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, जब उस नॉलेज को अप्लाई करेगा, तभी उससे जो है उस चीज को फायदा मिलेगा। तो गोल ऑफ अ टीचर शुड बी कंसेप्चुअल नॉलेज, नॉट रूट लर्निंग। नेक्स्ट है आपके पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी से बताइएगा। विच पीपल गिव इनफॉर्मल एजुकेशन? कौन से इनमें से लोग हैं आपके पास? ये आपके पास चार लोग गिवन है, बुद्धा, पाइथागोरस, कार्ल मार्क्स या ऑल ऑफ दिस। इनमें से किन साइंटिस्ट ने जो है आपको इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो दी? जल्दी से शाबाश। किन साइंटिस्ट ने जो है आपको इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो दी? तो हीरा ने तो बिल्कुल ठीक बताया, आरफा ने भी बिल्कुल ठीक बताया, बाकी शाबाश। देखो, इनफॉर्मल एजुकेशन उस एजुकेशन को कहते हैं जो किसी प्रॉपर स्कूल में ना दी जाए। इनफॉर्मल एजुकेशन इज नॉट गिवन इन प्रॉपर स्कूल। ऐसी एजुकेशन जो आपको कहीं स्कूल से ना मिले, आप रेंडम जो है कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, उस एजुकेशन को जो है उसको आप कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। जो किसी दर्सगाह से आपको ना मिले, उस एजुकेशन को आप इनफॉर्मल कहते हैं। जैसे बुद्धा ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, पाइथागोरस ने दिया, कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी अपनी। ये तीनों साइंटिस्ट जो थे, ये किसी इदारे में तो नहीं पढ़े थे ना, या किसी इदारे में पढ़ाते तो नहीं थे ना, किसी भी इदारे में जो है इन्होंने अपनी तालीमात जो है वो नहीं दी, ना कहीं से लर्निंग हासिल की। इन सब ने जो है कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? इन सब ने जो है इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो दी। इनफॉर्मल एजुकेशन किसी भी दरसगाह में जाके नहीं पढ़ाया, जनरल जो है उन्होंने बताया। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उन्होंने किसी इदारे में तो नहीं पढ़ाया ना, उन्होंने भी जो है इनफॉर्मल एजुकेशन आपको दी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफॉर्मल एजुकेशन दी आपको। तो वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज जो आपको किसी प्रॉपर दरसगाह से ना मिले, उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और वो नॉलेज जो आपको किसी एक प्रॉपर स्कूल से मिले, उसको आप कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो आप ले रहे हैं कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके, वो फॉर्मल एजुकेशन में आएगा। जो घरों में बैठ के कोई स्किल सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, किसी और जगह से सीख रहे हैं, वो सारा कुछ जो है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट वाज द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ प्रॉफिट? कि जो प्रॉफिट से जो प्रॉफिट है, जो अंबिया कराम है, उनकी जो फिलॉसफी थी एजुकेशन की, वो क्या थी? क्या बेसिक लिटरेसी जो है बस वही सिखाई जाए? क्या बच्चों को स्किल भी सिखाई जाए? बच्चों को जस्ट इंफॉर्मेशन दी जाए, या ऑल ऑफ दिस? क्या लगाया? जब जिसने पढ़ा होगा, बुक ही पढ़नी थी ना आपको, देखो मटेरियल तो सारा प्रोवाइड कर दिया था। आपने एक दफा जो है रीडिंग उसको करनी थी, गो थ्रू उसको करना था एक दफा आपने। सिर्फ एक दफा आप गो थ्रू कर लेते, आपके सारे क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाने थे। ऑथेंटिक मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया, आपसे कहा कि आपने इसको सिर्फ एक दफा रीड करना है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सच जो है। व्हाट वाज द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन? बिल्कुल ठीक है, शाबाश शीरा बच्चे, आपने भी ठीक बताया। ऑल ऑफ दीज जो है, आरफा ने भी ठीक बताया, बाकी जो है वो भी बताने की कोशिश करें। तो जो पहले प्रॉफिट्स थे, उनकी जो फिलॉसफी थी वो क्या थी? बेसिक लिटरेसी। कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको आपने इक्विप करना है बेसिक लिटरेसी से। सेकेंडली, उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है कोई स्किल भी सिखानी है। खाली रटा रटाया मटेरियल दे के उनको साइड पे नहीं कर देना। उन्होंने कितने अरसे पहले बता दिया आपको। क्या आपने स्किल देनी है? अब आप अपने आप को ही देख लें, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई स्किल तो है नहीं, खाली एजुकेशन से आप क्या करेंगे? मुल्क के हालात आपके सामने हैं। स्किल जरूरी है, कोई भी स्किल, कोई भी आर्ट जो है वो आपके पास जरूरी है। आप कंप्यूटर ऑपरेटर अच्छे से कर लेते हैं, वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप अच्छे से यूज कर लेते हैं, एक्सेल आप अच्छे से यूज कर लेते हैं, कोई आप थंबनेल जो है वो अच्छा बना लेते हैं, कोई लोगो अच्छे से बना लेते हैं, कोई वीडियो अच्छे से एडिट कर लेते हैं। ये सारी क्वालिटीज किसके अंदर आती हैं? स्किल्स के अंदर आती है। कोई स्किल है आपके अंदर? अब हम जो पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन दे रहे हैं सारी की सारी, वो तो लिटरेसी दे रहे हैं आपको। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे के, रट रटाया मटेरियल दे के, टीचर आता है व्हाइट बोर्ड भरता है सारा का सारा, बच्चे उसको लिखते हैं, बच्चे उसी को जो है, टीचर जो व्हाइट बोर्ड में भरता है उसी का क्वेश्चन आपको दे देता है, आप उसी को जो है पेपर में लिखते हो। टीचर आपको 50/50 नंबर दे के जो है आपको टॉप कर देता है। हम तो ये सिखा रहे हैं बच्चों को। हम नॉलेज तो दे ही नहीं रहे उसको, उसको बता ही नहीं रहे कि जो नॉलेज आप सीख रहे हो इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। हम तो जो है बस उसको रट्टा रटाया क्रैमिंग। अच्छा होता है क्या है, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटीज में सारे पढ़े होंगे। आप सारे उस टीचर से खुश होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको जो है कम से कम सिलेबस करवाए, कम से कम सिलेबस करवाए, मिड के अंदर फाइनल के अंदर कम से कम सिलेबस दे, और आपको मार्क्स अच्छे दे। आपके लिए वो टीचर जो है वो आइडियल होता है। आप उस टीचर को जो आइडियल कहते हैं अपनी
यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर हमारे लिए बच्चे ये टीचर आइडियल है। पढ़ाता भी कम है, तंग भी नहीं करता और मार्क्स भी पूरे दे जाता है, हम जो है इससे खुश हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में जो है, जब आप थोड़े से समझदार होते हैं, आप उसी टीचर को जो है सही अलकाबाज से नहीं बुलाते। आप जो है नेगेटिव इम्पैक्ट, आपको कहीं मिल भी जाए, आप जो है साइड पे जो है बगैर दुआ सलाम के भाग जाते हैं। क्योंकि आपको बाद में एहसास होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा के गया है उसने जो है हलाल नहीं किया, रिस्क हलाल नहीं किया, और आपके साथ जो काम है वो हलाल नहीं किया। जो भी टीचर आपको यकीन माने अपनी आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर टफ टाइम देता है, वो आपका जो है सबसे बड़ा हेल्पर है। उसको आपकी सबसे ज्यादा फिक्र है। वो आपको तंग कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है? ताकि आप जो है कुछ सीखें, कुछ स्किल सीखें, कुछ लर्निंग हो आपकी। रट्टी रटाई चीजों से, मेमोराइजेशन से, आप क्रैमिंग से थोड़ा सा बाहर निकलें, कोई समझने की कोशिश करें। हम उल्टा चलते हैं, जो हमें तंग करते हैं हम उसी के खिलाफ जो है बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। जो आपको समझा रहा है, जो आपको सिखा रहा है, आपने जो उसको सीखने की कोशिश करनी है जितना आपसे हो सकता है। तो प्रॉफिट ने क्या बताया? प्रॉफिट्स के मुताबिक जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन थी, बेसिक लिटरेसी भी थी उसमें शामिल था। बच्चों को लर्न स्किल भी सिखाई जाए, उनको इंफॉर्मेशन जो है उनको इंफॉर्मेशन से इक्विप भी किया जाए, और उनको जो है इस काबिल बनाया जाए कि वो सोसाइटल चेंज लेके आए, सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई चेंज लेके आए। ये क्या थी? ये फिलोसफी ऑफ एजुकेशन थी प्रॉफिट। ये 4 पॉइंट्स थे। बेसिक लिटरेसी दो, स्किल सिखाओ, इंफॉर्मेशन दो, और उनको इस काबिल बनाओ कि वो सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई चेंज लेके आए, कोई पॉजिटिव चेंज लेके आए। इंडिया जो है, इंडिया की एग्जांपल आपके सामने है, वो चांद पे पहुंच गया है। हमारी तो चांद पे दुआएं भी नहीं जा रही आजकल, जैसे हालात हमारे हो गए मुल्क के। वो जो है तरक्की कर रहा है, हम कहते हैं हिंदू है, हिंदू है, ये है और वो है। हम जो है, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम हर शोबे में जो है इस टाइम इंडिया से नीचे हैं, बिल्कुल पीछे हैं। हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनसे। उनकी करेंसी अगर आप देखें तो एक पाकिस्तानी रुपया उनकी करेंसी के कितने के इक्वल होता है? 3.75। एक इंडियन रुपया, एक इंडियन जो रुपी है आपके पास, 3.75 PKR के बराबर है। हमारी तो करेंसी की वैल्यू इस टाइम ये है। बस क्रिकेट के मैच में जो है बस जुनून जो है पागल किया हुआ है, और जो है बॉर्डरों की परवाह को पागल बनाया हुआ है, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। आपको जो भी काम दिया जाता है, आप जिस भी शोबे के अंदर है, आपको एक्सेल करना चाहिए लाजमी। केमिस्ट्री में आ गए तो केमिस्ट्री में आपने एक्सेल करना है। इधर नहीं कर सकते एक्सेल तो स्कॉलरशिप लो, बाहर निकल जाओ, बाहर जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करो। क्यों नहीं करते? पूरी उम्र जो है पाकिस्तान में ही रहना है, इधर ही गुजार के इधर ही जो है जलील होना है। कोई बाहर जाओ, कोई आपको जो है मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, अगर आप जा सकते हो तो। अगर नहीं जा सकते, यहीं बैठ के जो है आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करो। बच्चों को पढ़ाओ, अंग्रेजों को पढ़ाओ, अंग्रेज तो पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? मुख्तलिफ वेबसाइट्स है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, गूगल जाके उठाओ तो सही ना, एक दफा जाके उसको चेक तो करो कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके पास है जहाँ पे आप अपनी नॉलेज जो है, अपनी स्किल्स जो है वो दे सकते हो, बेच सकते हो, अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो कोशिश करो कि रट्टी रटाई चीजों से थोड़ा सा निकलो, थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाओ। अपने मुल्क का नाम थोड़ा सा जितना लेके जा सकते हो ऊपर लेके कहीं जानने की कोशिश करो, जितना हो सकता है आपसे। खाली जो है हुकूमत के ऊपर तनकीद करना, इदारों के ऊपर तनकीद करना, ये इनफ नहीं है। हम खुद भी ऐसे ही हैं, हमें भी जो है कल इक़्तिदार मिले, हमने इससे भी ज्यादा जो है गड़बड़ करनी है। तो जो फिलासफी जो थी प्रॉफिट्स की, वो क्या थी? बेसिक लिटरेसी, लर्न स्किल, गिव इंफॉर्मेशन, और सोसाइटल चेंज लेके आओ। ये सब फिलासफीज जो हैं हमारे अम्बिया ने जैसे पहले हमें दे दी थी, और हम अभी तक जो है बेसिक लिटरेसी के ऊपर ही अटके हुए हैं, और लिटरेसी भी हमसे इम्प्रूव नहीं हो रही। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है आपके पास, उसके में क्या लिखा हुआ है कि 1 करोड़ बंदा जो है पाकिस्तानी, 1 करोड़ 20 लाख जो पाकिस्तानी है, वो मैट्रिक के बाद जो है आगे एडमिशन ही नहीं लेता। 1 करोड़ बच्चा आपका स्कूल नहीं जाता। ये तो पाकिस्तान के हालात है। चले नेक्स्ट है आपके पास, इन मॉडर्न टाइम द रोल ऑफ अ टीचर इज। एक ओल्ड टाइम के अंदर, अच्छा ओल्ड टाइम और मोल्ड, अच्छा चलो पहले आपसे पूछ लेता हूँ, मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो रोल ऑफ अ टीचर वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, डिलीवर लेक्चर है, कंडक्टिंग टेस्ट एंड क्विज़ेस है, या हाल है? क्या लगाया? जल्दी से बताओ ना, मुझे पता भी लगे कुछ पढ़ के आए हो या ऐसे ही आ गए हो। शाबाश, किसी ने लगाया आल आल। देखो ना, पढ़ते नहीं हो ना किताबें, किताबें नहीं पढ़ते ना, इसीलिए जो है आज गलती करके आए हो।
कोशिश मैं करूंगा इनकी ना वीडियोस में बनाऊं। मटेरियल मेरे पास है, स्लाइड्स में बना लेता हूँ, लेकिन बर्डन यकीन वाले बहुत ज्यादा है, वीडियो बन नहीं पाती, टाइम नहीं निकलता बिल्कुल भी जो है। लेकिन आपके टेस्ट से पहले जो है ना, टीचिंग टेक्निक और मेथडोलॉजी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह, ये आपसे बात है। इंशाल्लाह जब भी आपका टेस्ट होगा, टेस्ट आपके दिसंबर से पहले होने वाला नहीं है, दिसंबर के बाद ही होगा आपका। तो आपको जो है इनकी वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियोस जो है टीचिंग टेक्निक एंड इवेलुएशन, उसकी आपकी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। तो देखिए मॉडर्न टाइम्स के अंदर एक था ओल्ड टाइम के अंदर। ओल्ड टाइम के अंदर क्या होता था, टीचर क्लास में आया, टीचर ने लेक्चर दिया, टीचर ने जो है बच्चों से टेस्ट लिया, क्विज लिया, टीचर ने क्या किया, उसके बाद इवेलुएशन की, रिजल्ट बनाया और चला गया, अल्लाह अल्लाह खैर। ये किस टाइम में होता था, पुराने वक्तों में होता। दुनिया एडवांस कर गई है, आप इन सारी, अच्छा बीएड को जो है एक पॉइंट याद रखना है, बीएड को जो आप कर रहे हो, इस पेडागोगी को जो आप पढ़ रहे हो, पाकिस्तान से निकल के आपने सोचना है। ये सारी बीएड जो है ये पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होती कोई नहीं है। आप जहन में ये बिठाओगे कि पाकिस्तान के हवाले से पढ़ रहे हैं बीएड, पाकिस्तान को भूल जाओ आप। बाहर यूएस कंट्रीज, चाइना जैसे यूएस, रशिया है आपके पास, ये उन कंट्रीज की बीएड है। मॉडर्न टाइम के अंदर अब जो रिसेंट टाइम है आपके पास, उसमें टीचर का रोल क्या है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर डिलीवर करे, कंडक्ट टेस्ट करे, क्विजेस करे? नहीं। अब जो टीचर का रोल है मॉडर्न टाइम के अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। टीचर का जो रोल है मॉडर्न टाइम के अंदर, वो बच्चे को, जो बच्चा आपके सामने बैठा है उसको उसने ट्रांसफॉर्म करना है। उसको उसने लेस स्किल्ड बच्चे को, जिसमें कोई भी स्किल नहीं है, उसके अंदर उसने मोर स्किल डालनी है, उसमें स्किल ऐड करनी है, ताकि जो है वो सोसाइटी के अंदर अच्छा चेंज लेके आए। उसको आपने सोसाइटी के लिए फायदेमंद शहरी बनाना है, नुकसान नहीं बनाना, उसको चोर डकैत डाकू नहीं बनाना आपने। उसको लेक्चर दिया, देखें मॉडर्न ओल्ड टाइम्स के अंदर यही होता था ना, टीचर आया, टेस्ट लिया, क्विज लिया, अल्लाह खैर सल्ला। लर्निंग ये नहीं है, ये तो लर्निंग ही नहीं है जो हम लेने की कोशिश करते हैं। टीचर आ गया, व्हाइट बोर्ड भर दिया, टेस्ट ले लिया, क्विज ले लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लर्निंग होती है जब आप जो है कोई चीज अप्लाई करें। आपने कोई चीज सीखी, आपको पता लगी इसकी ये एप्लीकेशन है, आप उस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फिर अप्लाई भी कर सके, उसको उसे लर्निंग बोलते हैं आप, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो रोल ऑफ टीचर है मेरा बच्चा, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओल्ड टाइम अगर मैं कर देता तो रोल ऑफ टीचर क्या हो जाता है, वो डिलीवर लेक्चर करता है, कंडक्ट टेस्ट करता है, क्विज करता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास कहाँ पे आएंगी? ये वहां पे आएंगी। आपने ट्रांसफॉर्मेशन करके जो है उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, माशरे के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है आपने। नेक्स्ट है आपके पास पॉलिटिक्स मीन। पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, चलो ये तो बताओ जल्दी से, शाबाश। पॉलिटिक्स मीन, पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? अ सेट ऑफ आइडियाज, अ सेट ऑफ बिलीफ, अ सेट ऑफ इमोशन, अ सेट ऑफ लर्निंग। जल्दी शाबाश। ये तो बुक से जो है आपकी एग्जैक्ट, शाबाश। आरफा ने ठीक बताया, हीरा ने ठीक बताया, बाकी तो मेरे ख्याल से पढ़ के नहीं आए आज। पॉलिटिक्स का मतलब है सेट ऑफ आइडियाज। सेट ऑफ आइडियाज जो है उसको क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 था आपके पास। आपको जहां पे भी कोई मसला है, कोई भी क्वेश्चन आपने डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास। रिसर्च शोज दैट परसेप्शंस आर सोशली एम्बेडेड, कल्चरली एम्बेडेड, या बोथ ऑफ दिस, या नन। रिसर्च आपको क्या बताती है कि जो परसेप्शन है आपकी, वो सोशली एम्बेडेड होती है, कल्चरली एम्बेडेड होती है, या बोथ ऑफ दिस होती है? हाँ, किसने लगाया? कोई लगाया? नहीं लगाया, किसी ने लगाया ही नहीं है। शाबाश। सोशली नहीं बचा, बोथ। जो परसेप्शन है वो सोशली एम्बेडेड भी होती है, और कल्चरली जो है वो भी एम्बेडेड होती है। बोथ जो है वो आपके पास करेक्ट है। बुक आपने पढ़ी हो ना, तो बुक के अंदर जो है उसने 3 एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश की है आपको। अर्बन एरियाज के हवाले से जो है टीचर और पेरेंट्स का क्या परसेप्शन है,
फिर उसने जो है सिटी गवर्नमेंट सिटी स्कूल के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन आपको दी। फिर आपने उसने जो है आपको प्राइवेट स्कूल टीचर के हवाले से जो है परसेप्शन दी। अर्बन एरियाज के जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, टीचर उनके अकॉर्डिंग जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, स्टूडेंट्स को सिर्फ डिसिप्लिन सिखाना। अर्बन एरियाज के जो स्कूल हैं वहाँ पे टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन सिखाना है। यहाँ पे पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं टीचर से अर्बन एरियाज के अंदर कि आपने बच्चे को सिर्फ डिसिप्लिन सिखाना है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, रूरल गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, तो उस टाइम जो है जो पेरेंट्स और टीचर जो हैं बच्चे को क्या सिखा रहे होते हैं, लिखना, रीड एंड राइट सिखा रहे होते हैं। इनको लिखना सिखा दो ताकि कल जो है ये फैक्ट्रीज में जाके जो है कोई काम कर ले। प्राइवेट स्कूल के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है, प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर आप जाएं, बीकन के अंदर जाएं या बड़े बड़े स्कूल जो हैं ब्लूमफील्ड के अंदर जाएं, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं आपके पास, ये क्या सिखाते हैं आपको, ये आपके अंदर एक तो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, आपके अंदर स्किल्स पैदा करते हैं, और आपके अंदर क्या करते हैं, आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसको हाईलाइट करते हैं। जो भी आपके अंदर हिडन पोटेंशियल है उसको ये हाईलाइट कर देते हैं। तो ये परसेप्शन जो है अर्बन में ये होगा, रूरल में ये होगा, प्राइवेट में ये जो परसेप्शन है बच्चा, ये सोशली भी इम्बेडेड है आपके माइंड में, कल्चरी कल्चरली तौर पे भी इम्बेडेड है। दोनों तरह से जो है ये आपके माइंड में जो है ये परसेप्शन इस टाइम पे इम्बेडेड है कि गवर्नमेंट के बच्चे जो है वो पढ़ते नहीं है, उनको बस लिखना सिखा दो कल को ताकि ये फैक्ट्रीज के अंदर काम करें। जो प्राइवेट बीकन हाउस के बच्चे हैं इनको सही तरीके से सिखाओ ताकि इनकी जो भी पोटेंशियल है इनको जो है क्रिएटिव थिंकिंग थिंकिंग सिखाओ, क्रिएटिव राइटिंग सिखाओ, ये सारी चीजें सिखाओ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 41, विच मेटाफोर आर यूज फॉर टीचर, कौन से मेटाफोर जो है आप टीचर के लिए यूज कर सकते हैं। टीचर एक सोर्स ऑफ लाइट जो है वो आपके पास होता है कि नहीं होता टीचर। हाँ, टीचर जो है आपके पास सोर्स ऑफ लाइट होता है, बिल्कुल होता है। टीचर जो है एक सोर्स ऑफ लाइट है बच्चा आप सबके लिए। सेकंड क्या है आपके पास, टीचर एक ट्री की मानद है, टीचर एक गार्डनर की तरह है, या ऑल ऑफ दीज जो है बच्चा वो आपके पास करेक्ट। टीचर के हवाले से जो है ये सारे के सारे जो मेटाफोर है मेरा बच्चा, ये सारे के सारे मेटाफोर जो है वो यूज किए जाते हैं। टीचर सोर्स ऑफ लाइट होता है। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, टीचर जो है मेरा बच्चा एक सूरज की तरह है, एक कैंडल की तरह है आपके पास। वो क्या करता है, अपने इल्म की रोशनी जो है चारों तरफ जो है आपको देता है। अपनी इल्म की जो रोशनी है, अपनी जो लाइट है वो सारा चारों तरफ जो है वो सेपरेट करता है। स्टूडेंट के पास जो है अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती, टीचर जो है अपनी नॉलेज की जो पावर है वो स्टूडेंट के अंदर ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है उनके अंदर। तो इसलिए जो है टीचर एक सोर्स ऑफ लाइट है। टीचर एक ट्री की मानद भी है। टीचर एक ट्री की तरह भी है। क्यों ट्री की तरह है, कि ट्री क्या करता है, आपको शेडो देता है, साया देता है। तो जो बच्चा जो है इस शेडो के नीचे आएगा, इस ट्री के नीचे आएगा, वो कामयाब हो जाएगा। जो शेडो के नीचे नहीं आएगा, जो छां के नीचे नहीं आएगा, जो धूप में रहेगा, वो जल जाएगा, वो सड़ जाएगा। तो इसलिए टीचर के लिए मेटाफोर जो है ट्री जो है इसको भी यूज करते हैं। थर्ड जो है टीचर एक गार्डनर की तरह है, एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूँ। टीचर जो है एक माली की तरह है, वो क्या करता है आपके पास, हाँ टीचर जो है आपके पास एक माली की तरह है, वो क्या करता है, उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है आपके पास एक ऐसे खाद की तरह है कि जो कि जरूरी होता है सीड्स की ग्रोथ के लिए। ये सारी क्वालिटीज जो है, ये सारे मेटाफोर्स जो है एक टीचर के लिए जो है आप यूज करते हैं, सारे मेटाफोर्स। नेक्स्ट है आपके पास होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है आपके पास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या कंप्लीट डेवलपमेंट, जल्दी से बताइए। क्या लगाया आप लोगों ने, जल्दी से बताइएगा फिर हम आगे चलते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है। नहीं मेरा बच्चा नहीं। हाँ शाबाश, लास्ट सही बताया। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मेरा बच्चा होता है मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट। कि एक बच्चा जो है उसको आपने क्या करना है, आपने उसको फिजिकली तौर पे भी डेवलप करना है, जिस्मानी तौर पे भी डेवलप करना है। आपने उसको इंटेलेक्चुअली तौर पे भी जो है डेवलप करना है, इंटेलेक्चुअली तौर पे भी आपने बच्चे को डेवलप करना है। आपने बच्चों को एथिक्स भी सिखाने हैं, क्लास के अंदर जो बच्चा है उसको आपने एथिकली भी डेवलप करना है।
आपने उस बच्चे को सोशली तौर पे भी जो है डेवलप करना है, और आपने बच्चे को, मेरा बच्चा, स्पिरिचुअली तौर पे भी डेवलप करना है। आपने बच्चे को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ानी। हम गलती यही कर रहे हैं ना अपने सिस्टम के अंदर। बच्चे को जो है क्रेमिंग कर करके वो 1100 में से 1100 नंबर लेके भी जो है वो जलील हो रहा है सोसाइटी के अंदर। 1100 एफएससी एंट्री टेस्ट, 800 नंबर, मेरिट नहीं बनता। क्योंकि हमने तो क्रेमिंग सिखाई है ना उसको, एंट्री टेस्ट के अंदर क्रेमिंग आती नहीं है, वहां पे फिर जैसे थोड़ा सा कंसेप्ट आता है बच्चा जो है फेल हो जाता है आपका। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट को कहेंगे कि आपने बच्चों को किताबों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें भी बच्चे को शामिल करना है। आपने बच्चे को डिबेट में पार्टिसिपेट करवाना है। आपने बच्चे को स्पोर्ट्स गेम के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करवाना है। आपने बच्चे को कहना है आप ड्रामास के अंदर पार्टिसिपेट करें, डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करें। जब बच्चा आपका डिबेट के अंदर, ड्रामास के अंदर जब वो काम करेगा, डिबेट और ड्रामास में पार्टिसिपेट करेगा, तो मेरा बच्चा क्या इंप्रूव होगा, उसकी स्पीकिंग स्किल जो है वो इंप्रूव होगी। उसकी स्पीकिंग स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंप्रूव होगी। जब आप बच्चे को कहेंगे कि आपने ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसकी राइटिंग स्किल जो है, राइटिंग एबिलिटीज जो है मेरा बच्चा वो इंप्रूव होगी, राइटिंग एबिलिटीज जो है उसकी इंप्रूव होगी। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कंप्लीट डेवलपमेंट। उसको इंटेलेक्चुअली भी, एथिकली भी, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, सोशली भी, हर लिहाज से आपने उसकी डेवलपमेंट करनी है। जस्ट आपने एक लिहाज से नहीं करनी। लर्निंग इज व्हेन देयर इज, लर्निंग कब होगी, जब कंप्लीट साइलेंस हो, आइसोलेशन हो, बोथ हो, या नन ऑफ दिस। शाबाश। हाँ, किसी ने लगाया कुछ। लर्निंग जो है कब होगी? लर्निंग मेरा बच्चा तब होती है आपके पास जब साइलेंस छोड़ें, आइसोलेशन छोड़ें, नन छोड़ें। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो नन है। लर्निंग आपके पास तब होती है जब आप क्या करते हैं, जब आप शेयरिंग ऑफ आइडियाज करते हैं। शेयरिंग ऑफ आइडियाज करते हैं तब जो है आपके पास लर्निंग हो रही है। शेयरिंग ऑफ आइडियाज आप कब करते हैं, जब आप एक, आपका जो दोस्त बैठा है, वो आपके, आप उनकी चीज समझिए, आप उसके साथ जब शेयर करते हैं अपने आइडियाज, उस कॉन्सेप्ट के बारे में शेयर करते हैं, तब वो इफेक्टिव लर्निंग होती है। इस लर्निंग को आप कहते हैं पेयर लर्निंग। पेयर लर्निंग कहते हैं इसको। और लर्निंग आपके पास तब होती है जब आप क्या करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं अपने दोस्त के साथ। क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ तो कंफर्टेबल है ना, टीचर के साथ आप वो बातें शेयर नहीं करते, वो कंसेप्ट शेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कल्चर ऐसा है। बच्चे हंसेंगे, टीचर हंसेगा, बेइज्जती करेगा, बार बार तंग कर रहा है। बाहर के मुल्कों में तो ऐसा नहीं है ना। बाहर के मुल्कों में तो इस चीज को खुसूसी बच्चों को प्रमोट किया जाता है। बच्चों को, अगर किसी बच्चे के में कोई शाय होता है तो उसको शायनेस उसकी खत्म की जाती है। उसको इस काबिल बनाया जाता है कि वो क्वेश्चनिंग करे, उसकी झिझक जो है उसको खत्म किया जाता है। हमारे अंदर उल्टा है। हम जो बच्चा क्वेश्चन करते हैं हम उसको जो है झड़क करके जो है डांट देते हैं। उल्टा उसको जो है ऐसा डांटते हैं उसके दोबारा उसकी हिम्मत ही ना हो कुछ पूछने की। तो लर्निंग आपके पास तब होती है जब आप शेयरिंग ऑफ आइडियाज करते हैं। आप अलाउ करते हैं बच्चे को, आप जो भी आपने कॉन्सेप्ट शेयर करना है आप करें। नेक्स्ट है आपके पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्कूल इज, स्कूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिल्डिंग है, कंप्यूटर लैब्स है, स्टूडेंट है, या हाल है? चलो ये तो बता दो। हाँ, क्या लगाया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, टाइम जा रहा है, मैंने जो है खत्म कराना है। हाँ, किसी ने लगाया कुछ? किसी ने लगाया कुछ? नहीं लगाया? कुछ तो लगाया होगा बच्चे, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो लगाया है वो तो बताओ ना, कम से कम क्या लगाया है आप लोगों ने? आल? नहीं नहीं नहीं, आल नहीं हो सकता, हर चीज का आल थोड़ी होगा। पेपर मैंने बनाया है तो पेपर में बनाता हूँ, तो मैं पेपर सीधा थोड़ी देता हूँ। एक स्कूल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूछा है, स्कूल के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरा बच्चा, स्टूडेंट होंगे। स्कूल किसकी वजह से है? स्टूडेंट की वजह से है। बिल्डिंग की वजह से तो स्कूल नहीं रखा हुआ ना आपने, कंप्यूटर लैब्स के लिए तो स्कूल नहीं बनाया है ना। स्कूल किसके लिए बनाया है आपने? बच्चों के लिए बनाया है ना। अगर बुक आपने पढ़ी हो, उसने जो है एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी कि जब आप सिंगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जाते हैं तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है? वेलकम टू सिंगापुर,
वहां पे एक लाइन लिखी हुई है उन्होंने बड़ी करके, वेलकम टू सिंगापुर, वेयर, जहां पे आवर ओनली नेशनल रिसोर्स इज आवर पीपल। उन्होंने जो है अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है कि वेलकम टू सिंगापुर, हमारा जो सबसे बड़ा नेशनल रिसोर्स है वो हमारे लोग हैं, वो हमारे पीपल हैं। तो एक स्कूल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो स्टूडेंट है ना आपके पास, बिल्डिंग की क्या अच्छा, जब स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो बिल्डिंग होगी नहीं होगी, कंप्यूटर लैब होंगी नहीं होंगी, उनका फायदा ही नहीं है। ये सारी चीजें किसके लिए है मेरा बच्चा? स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल है, रौनक है, सब कुछ है, प्रोफेसर है, टीचर है, लैब है, सब कुछ है। अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो फिर तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी आपके पास। नेक्स्ट है, रिकग्निशन एज एन एक्सीलेंट टीचर शुड बी गिवन बाय, के रिकग्निशन जो है, एक टीचर को आप रिकग्नाइज कर रहे हैं एक्सीलेंट टीचर के तौर पे, ये रिकग्निशन जो है किसको देनी चाहिए? गवर्नमेंट को देनी चाहिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए, स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, या ऑल, किसको देनी चाहिए? जी बच्चे क्या लगाया? रिकग्निशन एज एन एक्सीलेंट स्कूल टीचर शुड बी गिवन बाय, हीरा ने बताया ऑल स्टूडेंट। अच्छा, हीरा ने बताया स्टूडेंट्स को जो है देनी चाहिए। बाकी देखिए ना, आप भी अब माशाल्लाह पढ़ा रहे होंगे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, आपका दिल कब खुश होता है? जब गवर्नमेंट आपको जो है रिकॉग्नाइज करती है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज करती है, या स्टूडेंट आपको रिकॉग्नाइज करते हैं? स्टूडेंट आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। खुशी तब होती है जब बच्चा जो है आपके पास बार बार जो है वो चीज समझने आता है, और आप जो है उसकी कंफ्यूजन को, उसके क्वेश्चन को जब आप हल कर देते हैं, वो टीचर के लिए जो है सबसे बड़ी रिकॉग्निशन है उसके लिए, कि बच्चा जो है वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपसे जो है गर्मजोशी से आके मिल रहा है। आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, वो आपसे आके सलाम करता है, आपका हाल चाल पूछता है। सबसे बड़ी रिकॉग्निशन तो टीचर के लिए यही है। ये तो टेम्परेरी चीजें हैं ना, गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दे दिया टेम्परेरी, या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई गोल्ड मेडल दे दिया, कोई एजाजी कोई किताब दे दी, तो सारी टेम्परेरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो है स्टूडेंट का ताल्लुक ही मेरा बच्चा टीचर से है ना। वो स्टूडेंट जो है उसी टीचर की कदर कदर करेगा, उसी की इज्जत करेगा जो उसको पढ़ाएगा। जो उसको दौड़ाएगा, जो उसको रट्टा लगवाएगा, उसकी तो इज्जत करता ही नहीं है ना आपके पास। तो रिकॉग्निशन एज अ excellent teacher should be given by a student, सी करेक्ट है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अ टीचर आर, सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो है टीचर के लिए क्या होती है? रिकॉग्निशन भी होती है। अगर रिकॉग्निशन होगी, उसको इज्जत मिलेगी हर सबकी तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, तो वो क्या करेगा? वो मोटिवेटेड रहेगा, उसको एस्टीम मिलेगी, उसको कैरियर ग्रोथ होगी। देखें, यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल के अंदर जब आप लेक्चरार भर्ती होते हैं तो आपकी कैरियर ग्रोथ होती है। आप पहले लेक्चरार होते हैं, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर आप प्रोफेसर बनते हैं। आपकी ग्रोथ हो रही है, आप खुश हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आप अच्छे से पढ़ाते हैं। स्कूल लेवल के अंदर ऐसा नहीं होता, स्कूल लेवल के अंदर आपकी ऐसी ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए स्कूल लेवल के अंदर आप लेस मोटिवेटेड होते हैं, कॉलेज लेवल के अंदर आप ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग डेवलपमेंट, हाईएस्ट लेवल जो है टीचिंग डेवलपमेंट का मेरा बच्चा इंटेंशनली इनवाइटिंग है।